स्टडी कर चुके हैं। अब मॉडल्स की बात है तो मैं यहाँ फर्स्ट मॉडल स्टार्ट करने जा रहा हूँ। फर्स्ट मॉडल इज़ स्टैटिक डिमांड मॉडल, जिसमें 3 पार्ट्स हैं, 1 2 3। सो फर्स्ट इज स्टैटिक डिमांड मॉडल। इस मॉडल को भी फर्दर 3 पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया है कि हमारे पास विदाउट शॉर्टेज है, यूनिफॉर्म डिमांड के साथ में है, या फिर हर इंटरवल के अंदर जो प्रोडक्शन साइकिल है उसमें डिमांड जो है वो प्रोडक्ट की चेंज हो रही है। तो फर्स्ट मॉडल है इसमें द इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी और EOQ, ऑर्डर क्वांटिटी EOQ मॉडल विदाउट शॉर्टेजेस। तो इन मॉडल्स में हम ये एज्यूम करके चल रहे हैं कि शॉर्टेजेस जो हैं वो अलाउड नहीं है, या फिर हम ये कहें कि हमारे पास मटेरियल जिसको आप कस्टमर्स को सर्व कर रहे हो उसकी शॉर्टेज होगी ही नहीं। मतलब जैसे ही आपको लगता है कि आपके पास जो प्रोडक्ट है वो ख़त्म हो गया है, उस केस में आप इंस्टेंटेनियस रिप्लेनिशमेंट कर सकते हो। मतलब मैंने ऑर्डर प्लेस किया, मेरे पास मटेरियल ख़त्म हुआ, कस्टमर्स को सप्लाई करने के लिए कुछ नहीं है, मैंने तुरंत फ़ोन किया और तुरंत मेरे पास सामान आ गया, और जब नेक्स्ट कस्टमर मेरे पास आता है तो उस केस में मैं उस प्रोडक्ट को कस्टमर को डिलीवर कर सकता हूँ। तो शॉर्टेज अलाउड नहीं है, ठीक है। इसको हम ऐसा भी समझ सकते हैं कि लीड टाइम इज़ एग्जैक्टली नॉन। मुझे पता है कि कब ऑर्डर प्लेस करूंगा और उसके 2 दिन के बाद सामान आ जाएगा। तो क्योंकि मुझे ये अंदाज़ा है कि 2 दिन के बाद जो प्रोडक्ट है वो ख़त्म होने वाला है, तो मैं 2 दिन पहले ही ऑर्डर प्लेस कर दूंगा, ताकि जब वो प्रोडक्ट ख़त्म हो मेरे पास स्टॉक में, मैं कस्टमर को प्रोवाइड नहीं कर पाऊँ, उससे पहले ही मेरे पास उस प्रोडक्ट की डिलीवरी हो जाए, ठीक है। तो ये मतलब था विदाउट शॉर्टेजेस का। अब फर्स्ट मॉडल इसमें है ए पार्ट के साथ में। फर्स्ट मॉडल का मतलब है विदाउट शॉर्टेजेस, ठीक है। अब ए पार्ट है द इकोनॉमिक लॉट साइज सिस्टम विथ यूनिफॉर्म डिमांड। द इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी सिस्टम विथ यूनिफॉर्म डिमांड। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी सिस्टम इन लॉट साइज, इसको ऐसे समझ सकते हैं आप कि मेरे पास कोई प्रोडक्ट है जिसको मुझे साल भर बेचना है, तो 12 महीने का टाइम है, और मैंने किया 3 महीने में इसको डिवाइड, 3 फिर 6 फिर 9 और फिर ये 12 महीने हो गए, ठीक है। अब यूनिफॉर्म डिमांड से मतलब है कि फर्स्ट 3 मंथ में जो डिमांड रेट है वही सेकंड 3 मंथ्स में, मतलब 3rd to 6 4th to 6 मंथ में भी वही डिमांड रहने वाली है। वही डिमांड 6 से लेकर के मीन 7 to 9 मंथ तक रहेगा, और फिर 8 to 12 मंथ तक रहेगा, ठीक है। डिमांड यहाँ पर चेंज नहीं होगी। जैसे होता है ना, कई बार किसी पर्टिकुलर सीज़न में डिमांड बढ़ जाती है। अब जैसे हम कूलर की बात करें या AC की बात करें, तो वो गर्मियों में उसकी डिमांड बहुत बढ़ जाती है। तो यहाँ जो मॉडल हमने कंसिडर किया है वो है यूनिफॉर्म डिमांड के साथ में। इसका मतलब किसी भी टाइम में आप ले लो, उसकी डिमांड जो है वो कांस्टेंट बनी रहेगी। इसको आप जो खाने वाले कुछ आइटम्स होते हैं उससे आप मान सकते हो। जैसे विंटर्स में कोल्ड ड्रिंक है, तो विंटर्स में कोल्ड ड्रिंक इतनी नहीं बिकती है, समर्स में ज़्यादा बिकती है। लेकिन यदि मैं इसी की जगह शुगर या फिर फ्लोर की बात करूं, तो वो हर सीज़न में एक जैसी डिमांड रखता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास उस पर्टिकुलर आइटम का जो डिमांड है वो हर टाइम पर सेम रहने वाला है। So in order to find the economic lot size और economic order quantity, first we make some assumptions। तो वो assumptions क्या है, हम क्या मान करके चल रहे हैं।
तो कुछ अजम्पशंस तो यहाँ डायरेक्टली विजिबल है कि शॉर्टेज अलाउड नहीं है, तो फर्स्ट अजम्पशन यही हो गया। इसी तरह से कुछ कॉस्ट जो इन्वेंट्री से एसोसिएटेड थी, इसमें हमको क्या क्या लेना पड़ेगा, एक तो C1 जो कि कैरिंग कॉस्ट है, और दूसरा हमको लेना पड़ेगा C3 जो कि सेटअप कॉस्ट है, क्योंकि शॉर्टेज तो इसमें अलाउड नहीं है, तो C2 का प्रॉब्लम से कोई लेना देना नहीं होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लैंग्वेज इसका लिख दे रहा हूँ। In order to derive the economic lot size formula, इकोनॉमिक लॉट साइज के किससे डिनोट कर रहे थे हम, स्मॉल क्यू से। तो मुझे स्मॉल क्यू की ऑप्टिमम वैल्यू यहाँ पर फाइंड करनी है, जहाँ ऑप्टिमम वैल्यू से मेरा मतलब क्या है कि मैं कस्टमर्स को मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड कर पाऊँ, मतलब शॉर्टेज नहीं होनी चाहिए, और साथ ही साथ मेरी कॉस्ट भी नहीं बढ़नी चाहिए। मिनिमम कॉस्ट में मुझे वो क्वांटिटी अपने पास स्टोर करके रखनी है। सो इन ऑर्डर टू डराइव द इकोनॉमिक लॉट साइज फार्मूला वी मेक द फॉलोइंग अजम्पशंस। एंड assumptions आर, फर्स्ट इसमें दिया हुआ ही था यूनिफॉर्म डिमांड, तो मैं यही लिख देता हूँ डिमांड इज़ यूनिफॉर्म, और डिमांड किस रेट से है वो भी यहाँ पर हम लिख देते हैं, डिमांड इज़ यूनिफॉर्म एट अ रेट ऑफ R units पर यूनिट टाइम। ठीक है, तो इसको आप ऐसे समझ सकते हो, पर यूनिट टाइम यदि मैं डे वाइज बात करूं, तो मुझे मान लो अपने कस्टमर्स को सर्व करना है 3 यूनिट्स, मतलब किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट की 3 यूनिट एक दिन में मैं डिमांड रहती है मेरे कस्टमर्स की मेरे साथ में। तो उस केस में डिमांड रेट हो गया 3 यूनिट्स ऑफ दैट प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम, टाइम तो पर डे। ठीक है, इसी तरह से यदि मैं आर वाइज करूँगा तो पर आर बन जाएगा, यदि मैं मंथ वाइज देख रहा हूँ तो उस केस में पर मंथ हो जाएगा। सो दिस वाज माय फर्स्ट अजम्पशन। सेकंड अजम्पशन यहाँ पर है कि शॉर्टेजेस अलाउड नहीं है। शॉर्टेजेस आर नॉट अलाउड। तीसरा अजम्पशन है लीड टाइम इज ज़ीरो और नॉन एग्जैक्टली। ज़ीरो और नॉन एग्जैक्टली। मुझे या तो लीड टाइम ज़ीरो हम मान लेते हैं, हम कैलकुलेशन जब करेंगे या फिगर जब बनाएंगे तो उसमें हम लीड टाइम ज़ीरो ही मान करके चलेंगे कि जैसे ही मेरे पास सामान ख़त्म हुआ मैंने ऑर्डर प्लेस किया और उसी टाइम पे मेरे पास सामान आ गया। या तो फिर एग्जैक्टली नॉन होगा कि मुझे 2 घंटे में सामान मिल जाएगा या 2 दिन में, लेकिन वो फिक्स है कि इतने टाइम में मिल ही जाएगा, सो दैट कि मेरे पास शॉर्टेज नहीं हो। जैसे ही मेरे पास सामान ख़त्म होने वाला होगा, मैं उससे, यदि 2 दिन लीड टाइम है कि मैंने 2 दिन पहले ऑर्डर प्लेस किया और 2 दिन के बाद मुझे सामान मिल रहा है, तो उस केस में मैं पहले से ही 2 दिन पहले ही, जब मेरा प्रोडक्ट का जो स्टॉक है वो ख़त्म होने वाला होगा, उससे 2 दिन पहले ही मैं ऑर्डर प्लेस कर दूंगा ताकि मैं अपने कस्टमर्स को वो सर्व कर सकूँ। देन नेक्स्ट अजम्पशन है प्रोडक्शन रेट इज़ इनफाइनाइट और इंस्टेंटेनियस। प्रोडक्शन रेट इज़ infinite or production is instantaneous, that is production is instantaneous। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि रिप्लेनिशमेंट जो है वो इनफाइनाइट होगा। मतलब ऐसा नहीं है, मान लीजिए कि मैं अपनी खुद की फैक्ट्री रन कर रहा हूँ और उसी फैक्ट्री में प्रोडक्शन हो रहा है और फिर मैं अपने कस्टमर्स को वो प्रोडक्ट जो फिनिश गुड्स है या प्रोडक्ट है मैं सप्लाई कर रहा हूँ।
तो कई बार ऐसा होता है कि आप एक साथ सारा सामान नहीं बना पाते हैं। मतलब आप फैक्ट्री में मशीन रन कर रहे हो और मशीन पे धीरे धीरे प्रोडक्शन हो रहा है, तो पहले 2 दिन में 5 क्विंटल या जो भी है, मैं कुछ क्वांटिटी बता दूं कि 5,000 यूनिट उस प्रोडक्ट की बन रही है, दूसरे दिन में फिर 5,000 बनी, तो इस तरीके से 10,000 हो गई। तो धीरे धीरे नहीं बढ़ रहा है। हमको क्या करना है, एक ही बार मशीन ऑन किया और सारी चीज़ें एक साथ बन गई। तो इसको हम कहते हैं प्रोडक्शन रेट इज़ इनफाइनाइट। मतलब मैंने ऑन किया और ऑन करते ही वो सारा सामान मेरे पास पहुंच गया। या फिर हम इसे प्रोडक्शन इज़ इंस्टेंटेनियस भी कह सकते हैं कि अचानक से मेरे पास सामान की पूर्ति हो गई या फिर उत्पादन अचानक से हो गया। तो ये मेरा फोर्थ अजम्पशन था। और उसके बाद फिर कॉस्ट का अजम्पशन है, फिफ्थ है होल्डिंग कॉस्ट या फिर कैरिंग कॉस्ट। तो होल्डिंग कॉस्ट इज़ ₹C1 पर यूनिट आइटम पर यूनिट टाइम। ठीक है, ये कैसे लिखा है हमने, क्योंकि जो होल्डिंग कॉस्ट है मेरे पास, उसको रखने के लिए मुझे कहीं स्टोर करके रखना पड़ेगा, फिर उसकी मुझे रजिस्टर मेंटेन करना पड़ेगा उसके लिए, फिर उसके बाद मुझे उसको परचेज़ करना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें इस होल्डिंग कॉस्ट में आ जाती है, जैसे कि हम लास्ट क्लास में भी बात कर चुके हैं। और इसके यूनिट पर यूनिट सॉरी पर यूनिट आइटम पर यूनिट टाइम कैसे लिखा हुआ है कि जितनी क्वांटिटी में आप इन्वेंट्री को मंगा रहे हो उसके बेसिस पे उसका होल्डिंग कॉस्ट बढ़ता जाता है, और साथ ही साथ जितने टाइम के लिए रख रहे हो उसके अनुसार भी बढ़ता जाएगा। मान लो कि मैंने 10 यूनिट मंगाया और 100 यूनिट मंगाया, तो होल्डिंग कॉस्ट ऑब्वियस है 100 यूनिट में ज़्यादा लगने वाला है, क्योंकि मेरा प्रिंसिपल अमाउंट या कैपिटल जो मैंने इन्वेस्ट किया है इन्वेंट्री परचेज़ करने में, ज़्यादा इन्वेंट्री परचेज़ करी तो मुझे ज़्यादा पैसा लगा। ठीक है, और साथ ही साथ जितने ज़्यादा टाइम के लिए आप उसको स्टोर करके रख रहे हो उतनी ही आपकी कॉस्ट फिर बढ़ेगी, होल्डिंग कॉस्ट। क्योंकि मैंने मान लो कि कोई वेयर हाउस या गोडाउन रेंट पर लिया अपने सामान को रखने के लिए, तो मैं 1 महीने के लिए रखूँगा, 2 महीने के लिए रखूँगा। तो जैसे जैसे मैं टाइम बढ़ाता जा रहा हूँ उस केस में भी मेरा जो होल्डिंग कॉस्ट है वो बढ़ता जा रहा है। तो इसलिए C1 का जो यूनिट है वो पर यूनिट आइटम पर यूनिट टाइम, मतलब कितनी क्वांटिटी और कितने टाइम, दोनों इसके अंदर एसोसिएटेड है। और फिर लास्ट अजम्पशन है कि सेटअप कॉस्ट इज़ ₹C3 पर सेटअप। ₹C3 पर सेटअप। जितनी बार आपने ऑर्डर प्लेस करना है उतनी बार आपको ₹3 इन्वेस्ट करना पड़ेगा, वो सेटअप का है या फिर ऑर्डरिंग कॉस्ट है। ठीक है, तो ये कुछ अजम्पशन है जिसके बेसिस पे हम ये इकोनॉमिक लॉट साइज़ या इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी जो है वो फाइंड करने वाले हैं। तो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का कंसेप्ट आपको बताया था। क्वांटिटी हमको इस तरीके से रखनी है कि हमारी टोटल कॉस्ट कैसी हो, कम से कम। ठीक है, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन के साथ में। तो टोटल कॉस्ट को कम रखने के लिए आपको ग्राफिकल मेथड में ड्रॉ किया था और बताया था कि हमको कॉस्ट वहाँ सबसे कम होती है जहाँ पर हमारी होल्डिंग कॉस्ट और सेटअप कॉस्ट बराबर हो जाए, दोनों का एडिशन। ठीक है, वो फिगर में आपको दिखाया था, जैसे जैसे आप इन्वेंट्री बढ़ाते जाते हो तो उस केस में आपका होल्डिंग कॉस्ट बढ़ता जाता है लेकिन आपका सेटअप कॉस्ट कम होता जाता है। तो दोनों कहीं जाकर के एक जगह पे बैलेंस होंगे, और वो क्वांटिटी जो है इन्वेंट्री की वो कहलाती है इकोनॉमिक लॉट साइज़। तो वो हमको पता करना है। तो क्योंकि शॉर्टेज अलाउड नहीं है तो सबसे आसान तरीका मुझे यही दिखाई देता है कि हम होल्डिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट होल्डिंग कॉस्ट या कैरिंग कॉस्ट और सेटअप कॉस्ट को इक्वल दिखाएं। तो उस पॉइंट पे जो इन्वेंट्री होगी वो होगी इन ऑप्टिमम इन्वेंट्री या फिर इकोनॉमिक लॉट साइज़। तो यहाँ मैं इसको ड्रॉ करता हूँ। देखो, मैंने पहले तो इन्वेंट्री और टाइम लिया दूसरे स्केल पे, ये मेरा लॉट साइज़ या फिर टाइम है, और ये मेरी इन्वेंट्री लेबल है। ठीक है, अब मुझे इन्वेंट्री जो है मैं मान लेता हूँ कि मेरे पास मान लेता हूँ कि मेरे पास इनिशियली इतना लेवल है Q। ठीक है,
क्योंकि इकोनॉमिक लॉट से, क्योंकि यहाँ पर डिमांड रेट जो है वो यूनिफॉर्म है, इसका मतलब हर बार ये उतने ही टाइम में ख़त्म होगा। पहले महीने, मान लो कि 12 महीने के लिए मुझे कुछ प्रोडक्ट को सेल करना है, पहले महीने में जितनी डिमांड है उतनी ही दूसरे महीने में, उतनी ही तीसरे महीने में। तो जाहिर सी बात है कि यदि आप क्यू क्वांटिटी मंगा रहे हो तो वो सेम टाइम में ख़त्म होगी, एक महीने में ख़त्म होगी, फिर दूसरी बार भी एक महीने में ख़त्म होगी, तीसरी बार भी एक महीने में ख़त्म होगी, इस तरीके से। और क्यू एक वेरिएबल है जिसकी न्यूमेरिकल वैल्यू मुझे चाहिए, ठीक। तो यहाँ ओके 1 2 3 4 5 ये मान लेते हैं। ये इन्वेंट्री आर रेट से डिक्रीज़ होती हुई ज़ीरो हो गई। फिर उसके बाद में इंस्टेंटेनियस रिप्लेनिशमेंट है या इनफाइनाइट रेट है प्रोडक्शन का, ये अचानक से फिर बढ़ा क्योंकि मैंने ऑर्डर प्लेस किया था। 1 2 3 4 5 ये फिर से डिक्रीज़ होते हुए ये फिर से ज़ीरो हो गई। फिर मैंने ऑर्डर प्लेस किया, फिर बढ़ गई इन्वेंट्री, अगेन 1 2 3 4 5 ये दोबारा से डिक्रीज़ होते हुए ये फिर ख़त्म हो गई। देन मैं इसको दोबारा बढ़ाऊँगा। तो ये प्रोसेस चलता रहेगा जब तक कि मेरा पूरा लॉट या फिर साइकिल ख़त्म नहीं हो जाता। ये फिगर क्लियर है आप लोगों को? ठीक। और यहाँ जो भी टाइम लिया हुआ है आपने एक साइकिल का, वो सब में सेम रहने वाला है। ये भी टी है, यहाँ से यहाँ तक ये भी टी ही रहेगा, फिर ये भी टी है, और इस तरीके से आगे वाले भी। और क्योंकि यहाँ डिमांड रेट आर दी हुई थी, कितने टाइम में आपकी इन्वेंट्री ख़त्म हो रही है? टी टाइम पे। किस रेट से डिक्रीज़ हो रही है? आर रेट से, क्योंकि ये डिमांड थी। मान लो कि मेरे पास 50 यूनिट है किसी प्रोडक्ट के, ठीक है, और हम ये मान लेते हैं कि एक दिन की डिमांड है कस्टमर्स की 10 यूनिट, 10 यूनिट्स पर डे। आर यूनिट्स पर यूनिट टाइम था, तो 10 यूनिट्स पर डे दिया हुआ है। तो कितने दिन में मेरा ये जो प्रोडक्ट है ख़त्म हो जाएगा मेरे स्टॉक में से? 5 दिन में। पहले दिन में 10 किया, दूसरे दिन में 10 किया, तीसरे दिन में 10 किया, इस तरीके से। तो ये तो हो गया मेरा पूरा 50 यूनिट्स का स्टॉक। और पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन घटते घटते ये ज़ीरो हो गया। कितने दिन में ज़ीरो हुआ? 5 दिन में। क्यों? क्योंकि जिस रेट से डिक्रीज़ हो रहा था वो था 10, और नंबर ऑफ़ डेज से मैंने मल्टीप्लाई किया तो ये टोटल क्वांटिटी क्यू आ गई। तो यदि मैं R को T से मल्टीप्लाई करूं तो उस केस में मुझे Q मिल जाएगा। Q इज़ द क्वांटिटी और लॉट साइज़ जो आपने मंगाया हुआ है, R जिस रेट से ये डिक्रीज़ हो रहा है, और T वो टाइम है जितने में ये ख़त्म हो जाता है, ठीक है। तो Q को मैं RT के इक्वल लिख सकता हूँ ना। अब मैं एवरेज इन्वेंट्री पे जाता हूँ, क्योंकि जब भी हम कॉस्ट की बात करते हैं वो एवरेज इन्वेंट्री से निकलता है। तो होल्डिंग कॉस्ट या कैरिंग कॉस्ट, तो एवरेज इन्वेंट्री की हम बात करें पहले। एवरेज इन्वेंट्री, एवरेज इन्वेंट्री कितनी है इसमें? हाफ मैक्सिमम लेवल, मैक्सिमम लेवल इज़ Q एंड मिनिमम लेवल इज़ 0। तो हाफ Q प्लस 0 और Q बाई 2, दिस इज़ द एवरेज इन्वेंट्री। नाउ द कॉस्ट और होल्डिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट ऑफ द इन्वेंट्री। कैरिंग कॉस्ट किस पे निकलेगा? एवरेज इन्वेंट्री पे। तो एवरेज इन्वेंट्री कितनी है मेरी? Q/2, ठीक है। और कैरिंग कॉस्ट या होल्डिंग कॉस्ट इन जनरल परसेंटेज में दिया होता है, तो परसेंटेज में कैसे लिखेंगे? इस पे कितना कैपिटल मैंने इन्वेस्ट किया। एक यूनिट पे मैंने मान लो ₹C ख़रीदने के लिए मैंने ₹C इन्वेस्ट किए, तो टोटल इन्वेंट्री या फिर एवरेज इन्वेंट्री मेरे पास Q/2 है। एक के लिए खर्चा है ₹C, तो Q/2 के लिए हो गया Q/2 इंटू C। और इसका कुछ परसेंटेज दिया होता है, जैसे आप ₹100 खर्च कर रहे हो तो ये कहेगा कि इसका 2% जो है वो आपको कैरिंग कॉस्ट लगाना पड़ेगा। मतलब आपने ₹100 में सामान ख़रीदा और उसको रखने के लिए आपको जितने में ख़रीदा उसका 2%। कई बार क्वेश्चन में ऐसा भी होगा कि फ़िक्स्ड है कि आपको पर यूनिट आइटम कैरिंग कॉस्ट इतना दिया हुआ है, पर यूनिट आइटम पर यूनिट टाइम आपको ₹2 लगने हैं, या ₹5 या ₹10 या ₹1000 जो भी है। कुछ क्वेश्चंस में ऐसा होगा,
कुछ क्वेश्चंस में परसेंटेज दिया हुआ होगा कि जब आप प्रोडक्ट को परचेस करने के लिए इतना कैपिटल इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उस केस में उस कैपिटल का इतना परसेंट जो है वो आपको कैरिंग कॉस्ट या फिर होल्डिंग कॉस्ट में देना पड़ेगा। तो उस परसेंटेज को हम डिनोट करते हैं आई से। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ कैरिंग कॉस्ट या फिर होल्डिंग कॉस्ट जो है वो Q/2C/I हो गया, या फिर मैं इसको C1 लिख सकता हूँ। C/I इज C1। क्यों? क्योंकि C1 क्या था? होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट आइटम पर यूनिट टाइम। तो यहाँ पर ये तो इसका परचेजिंग कॉस्ट हो गया, और ये कितना परसेंट हमको इसको होल्डिंग पे लगाना है। तो ये दोनों का प्रोडक्ट जो है ये C1 होता है। तो हाफ Q/C1, दिस इज़ द कैरिंग कॉस्ट ऑफ द इन्वेंट्री। ठीक है, अब सर एक बार ये वापस बता दो, कैरिंग कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री सी और आई वापस। सी और आई वापस बताऊं? ठीक है, मान लो कि आपको 50 यूनिट खरीदनी है। ठीक है, अब कैरिंग कॉस्ट में ये क्या बोलेगा, एक यूनिट की कॉस्ट है 100 रुपये पर यूनिट आइटम। ठीक, और इसने बोला कि होल्डिंग कॉस्ट या कैरिंग कॉस्ट है वो 2% आपको देना पड़ेगा। तो ये कैसे निकलेगा? पहले तो मैंने एवरेज इन्वेंट्री निकाली 25। क्यों एवरेज इन्वेंट्री हम इसलिए करते हैं क्योंकि स्टार्टिंग में तो मेरे पास स्टॉक ज़्यादा था 50 यूनिट का, मैंने पूरा 50 खरीदा, लेकिन बाद में तो ये धीरे धीरे ज़ीरो हो गया। लास्ट वाले टाइम में जब मैं ऐसा फिगर बना रहा हूँ तो ये डिक्रीज़ होते होते ज़ीरो। तो स्टार्टिंग में तो मेरा कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि 50 यूनिट है, लेकिन फिर ये धीरे धीरे नंबर ऑफ़ यूनिट्स जो है वो मेरे पास कम होती जा रही हैं क्योंकि मैं अपने कस्टमर्स को सप्लाई कर रहा हूँ। तो उस केस में ये धीरे धीरे ज़ीरो हो जाता है। तो इसलिए हम एवरेज इन्वेंट्री निकालते हैं सबसे पहले। तो यहाँ हमने एवरेज इन्वेंट्री निकाली, 50 से 25 आ गई। अब 25 यदि मेरे पास यूनिट हैं उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के, एक यूनिट को ख़रीदने में खर्चा आता है 100 रुपये, तो 25 के लिए कितना हो गया? इंटू 100, ये हो गया। तो Q/2 इंटू सी कर दिया। तो ये तो मेरे पास कॉस्ट आई उसकी कि मुझे इतने पैसे लगाने पड़े एवरेज इन्वेंट्री को ख़रीदने के लिए। अब मुझे उसको रखने के लिए, मतलब उसको होल्ड करने के लिए या उसको कैरी करने के लिए इसका कुछ परसेंट फिक्स होता है। जैसे इसने कहा कि यदि आप 100 रुपये का सामान खरीद रहे हो तो 2% उसका रखने पे। कई बार आप सामान बाहर लेने जाते हो जैसे, या फिर आप ऑनलाइन भी ऑर्डर करते हो, तो उस केस में क्या होता है, आपके पास जो सामान आने वाला है, ग्रोसरी या जो भी आइटम आपके पास पहुंचने वाला है, ऑनलाइन आपने ऑर्डर किया हो अमेज़न या फ्लिपकार्ट पे, तो उसमें आप देखते हो कि उस पर्टिकुलर आइटम का जो कॉस्ट है वो तो देना ही पड़ता है, और कई बार शिपिंग चार्जेस भी देने पड़ता है कि 2 रुपये, 10 रुपये, 50 रुपये जो भी है वो शिपिंग चार्जेस लगने वाले हैं। ठीक है, तो वहाँ पर तो फिक्स हो गया कि आपको 50 रुपीज़ और 20 रुपीज़ शिपिंग चार्जेस देने हैं। कई बार ऐसा होता है कि जितने का आइटम खरीद रहे हो उस उसके हिसाब से होता है परसेंटेज। मान लो कि मैंने 10 रुपये का ख़रीदा तो मुझे शिपिंग चार्ज 1 रुपया लग रहा है, मैंने 100 रुपये का ख़रीदा तो शिपिंग चार्ज 10 रुपये लग रहा है, 1000 रुपये का ख़रीदा तो शिपिंग चार्ज 100 रुपये लग रहा है। इसका मतलब वहाँ उन्होंने परसेंटेज फ़िक्स किया हुआ है कि जितने का आइटम आप परचेस कर रहे हैं उसके इतना परसेंट आपको वो शिपिंग चार्जेस देना पड़ेगा। तो शिपिंग चार्जेस की तरह ही है ये कैरिंग कॉस्ट। ये फिक्स कर देता है जैसे इतना आपने कैपिटल इन्वेस्ट किया एक यूनिट पे, तो 2% या 3% या 4%, जो भी ये बोलेगा क्वेश्चन में, उतना हमको कैरिंग कॉस्ट इसका देना पड़ेगा। तो कैरिंग कॉस्ट को क्योंकि परसेंटेज में डिनोट कर रहा है इसलिए यहाँ आई लिखा है, और जब मैं कॉस्ट को आई से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, मतलब उसका परसेंटेज निकाल देता हूँ, तो मुझे C1 मिल जाता है। तो जैसे यहाँ पर 100 रुपये आपने एक आइटम को ख़रीदने के लिए लगाए, 2% जो है इस 100 रुपये का आपको होल्डिंग कॉस्ट आया, तो कितना कॉस्ट आया आपके पास? 2 रुपये। और 2 रुपये कैसे? पर यूनिट आइटम पर यूनिट टाइम, ये ध्यान रखना है। ठीक है, एक आइटम के लिए मुझे होल्डिंग कॉस्ट 2 रुपये लग रही है, और टाइम पे भी डिपेंड करती है कि मैंने 1 दिन रखना है या 2 दिन रखना है या 3 दिन रखना है, उसी के हिसाब से मेरा जो स्टोरेज स्पेस है वो यूज़ होने वाला है। तो हम इस तरीके से लिखते हैं। ये क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। ओके, तो ये हमने निकाल दिया है इसका कैरिंग कॉस्ट। अब दूसरा है सेटअप कॉस्ट या फिर ऑर्डरिंग कॉस्ट। तो इसको लिखते हैं एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट। एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट इज इक्वल टू R/Q इंटू C3। ठीक है, ये कैसे आया? यदि आपने फ्रीक्वेंसी और टाइम के बारे में स्टडी किया हो, आवर्तकाल और आवर्ती पढ़ा होगा, आवर्तकाल और आवर्ती में कैसा रिलेशन होता है? 1/T जैसा, मतलब उसका
इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, एक का उल्टा कर दोगे तो दूसरा बन जाएगा। तो सेम थिंग यहाँ पर है। जैसे मैंने कहा कि मुझे 12 महीने के लिए कोई प्रोडक्ट है जिसको अपने कस्टमर्स को सेल करना है, और मैं हर महीने मंगाता हूँ और सेल कर देता हूँ, फिर हर महीने दूसरे महीने मंगाता हूँ, सेल कर देता हूँ, तो मेरी फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई? 12। आवृत्ति 12 बार हुई ना, 12 बार उस प्रोसेस को रिपीट करना है। ठीक है, तो यदि मेरे पास टाइम 1 मंथ था, तो उस केस में टोटल टाइम को मैंने 1 मंथ से डिवाइड कर दिया, मेरे पास फ्रीक्वेंसी आ गई। इसका मतलब ये हुआ कि यदि आप इस टी का रेसिप्रोकल कर दोगे तो आपको नंबर ऑफ़ फ्रीक्वेंसीज मिल जाएगी। तो फिलहाल मेरा टी कितना है यहाँ से, टी इज़ इक्वल टू क्यू अपॉन आर, और जब मैं 1/t करूँगा तो टोटल नंबर ऑफ़ फ्रीक्वेंसी मिल जाएगा। तो टोटल नंबर ऑफ़ फ्रीक्वेंसी कितना हो गया, r/q। तो इतनी बार आप ऑर्डर प्लेस करने वाले हैं, और जब भी आप ऑर्डर प्लेस करेंगे तो आपको C3 रुपीज़ का कॉस्ट आएगा, ऑर्डरिंग कॉस्ट है ये। तो इसलिए टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट जो है मेरा ये पूरे 12 महीने का, ये कितना हो गया, r/q इंटू C3। तो 12 मैंने एग्जाम्पल दिया है, वो डिपेंड करता है यहाँ कितना टाइम लिखा हुआ है। ये हमने ऑर्डरिंग कॉस्ट भी निकाल दिया। अब यहाँ से टोटल कॉस्ट निकालते हैं और इकोनॉमिक लॉट साइज़ की कंडीशन अप्लाई करते हैं। नाउ द टोटल कॉस्ट is equal to carrying cost plus ordering cost. Carrying cost is Q upon 2 into C1 and ordering cost is R upon Q into C3. इस टोटल कॉस्ट को हम डिनोट करते हैं C से, एंड C इज़ फंक्शन ऑफ Q, क्योंकि R फिक्स है, C1 फिक्स है, C3 फिक्स है, तो वेरिएबल बच गया केवल स्मॉल q। और यही इसी की वैल्यू हमको पता करनी है जो इस कॉस्ट को मिनिमाइज़ करे। तो अब इस कॉस्ट को मिनिमाइज़ करने के लिए कंडीशन होती है फॉर इकोनॉमिक लॉट साइज और इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, कैरिंग कॉस्ट इज इक्वल टू ऑर्डरिंग कॉस्ट। वो पॉइंट जहाँ पर दोनों कॉस्ट बराबर हो, ग्राफिकल मेथड में आपको बताया था। तो ये हो गया Q अपॉन 2 इंटू C1 इज़ इक्वल टू R अपॉन Q इंटू C3। क्रॉस मल्टीप्लाई करो और Q की वैल्यू निकालो। Q स्क्वायर इज़ इक्वल टू 2C3R अपॉन C1, और Q जिसको मैं स्टार लगा दूंगा ऑप्टिमम वैल्यू के लिए, दिस इज़ स्क्वायर रूट ऑफ 2C3R अपॉन C1। ये ऑप्टिमम लॉट साइज़ या इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी आ गई। अब मुझे यहाँ पर और चीज़ें भी पता करनी है, जिसमें मिनिमम कॉस्ट कितना होगा, फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, टाइम कितना होगा, वो सब कुछ पता कर सकते हैं हम। तो सबसे पहले तो मिनिमम कॉस्ट निकालते हैं। मिनिमम कॉस्ट, इसको मैं लिखूँगा C मिनिमम, दिस इज़ इक्वल टू कितनी थी टोटल कॉस्ट, Q/2 इंटू C1। Q की वैल्यू मेरे पास है, C1 अपॉन 2 लिख देते हैं पहले तो ये वाला, और फिर मैं Q की वैल्यू लिख देता हूँ 2C3R अपॉन C1 प्लस ये वाला पार्ट RC3 अपॉन Q। तो अपॉन Q के लिए ये रेसिप्रोकल हो गया, C1 ऊपर हो गया, 2C3R आ गया। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं और देखते हैं क्या मिलता है। तो सिंप्लीफाई करके, वैसे मैं डायरेक्ट लिखूँगा यहाँ पर, इसको देखो स्क्वायर रूट, एक तो हो गया C1C3R, ये 2 से एक 2 कैंसिल हुआ, डिनोमिनेटर में आ गया। जब ये C1 अंदर गया तो C1 स्क्वायर, एक C1 से C1 कैंसिल हो गया, प्लस यहाँ से C3R जब अंदर जाता है तो R स्क्वायर C3 स्क्वायर हो जाता है, और एक के साथ में कैंसिल हो करके ये हो जाता है C1C3R अपॉन 2। जब आप ऐड करोगे दोनों सेम है, ये ट्वाइस हो गया, और फिर जब ये 2 अंदर जाता है तो 4 का ये 2 हो जाता है। तो टोटल कॉस्ट जो है ये आने वाली है 2C1C3R। ये ऑप्टिमम कॉस्ट है आपकी इकोनॉमिक लॉट साइज़ के लिए फर्स्ट मॉडल में। अब मुझे टाइम पता करना है, तो टाइम, ऑप्टिमम टाइम और ऑप्टिमल टाइम फॉर अ साइकिल, टी स्टार। टी कितना था फॉर्मूला देखो, यहाँ से टी था Q अपॉन R, तो टी स्टार मेरा है Q स्टार अपॉन R। Q स्टार की वैल्यू फिर से मेरे पास है, दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ 2C3R अपॉन C1,
और जब इस आर से मल्टीप्लाई करते हो आर डिनोमिनेटर में आ जाता है 2c3/c1r। ये ऑप्टिमम टाइम हो गया फॉर अ साइकिल एंड फ्रीक्वेंसी, और नंबर ऑफ साइकिल्स n स्टार इज इक्वल टू 1/t स्टार। तो ये बन गया c1r/2c3। तो ये एल्जेब्राइक मेथड है, इस मेथड को यूज़ करके हम इस तरीके से फॉर्मूला डराइव कर रहे थे। तो आपको कुल मिला करके ये सारे तो याद रखना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, कैसे निकालना है क्यू का फॉर्मूला याद रखें तो बहुत अच्छा है, और कैसे निकालना है वो आप याद रखिए। तो ये हुआ। देन इसका एक कैलकुलस वाला मेथड भी है, उस कैलकुलस वाले मेथड से भी हम ये फॉर्मूला डराइव कर सकते हैं। तो मैं कैलकुलस वाला मेथड भी बता देता हूँ, फिर एक प्रॉब्लम लूँगा मैं। यहाँ तक क्लियर होगा मुझे लगता है। यहाँ तक में कोई डाउट है पूछ लो अभी। यस सर, क्लियर है। ठीक है। देन कैलकुलस मेथड, इसी डेरिवेशन को हम कर रहे हैं, मतलब यही फॉर्मूला हम डराइव करेंगे, बस कैलकुलस को यूज़ करते हुए करेंगे, क्योंकि कुछ प्रॉब्लम्स अब आगे ऐसी आएगी जिसमें अल्जेब्राइक मेथड से नहीं हो पाएगा। शॉर्टेजेस आर नॉट अलाउड, तो उस केस में तो मैंने इकोनॉमिक लॉट साइज़ जो है वो निकालने के लिए मैंने फॉर्मूला या रिलेशन यूज़ कर लिया कि हमको वो पॉइंट पता करना होता है जहाँ पे हमारी होल्डिंग कॉस्ट और सेटअप कॉस्ट इक्वल आ रही हो, तो इक्वल करके हमने अरेंज कर लिया। लेकिन यदि शॉर्टेजेस अलाउड होगी तो उस केस में हम इसको कैसे करने वाले हैं, तो हम कैलकुलस यूज़ कर लेते हैं। तो कैलकुलस वाला कंसेप्ट भी समझ लो। कैलकुलस में सबसे पहले तो हम जो इन्वेंट्री लेवल था वो लिखेंगे, फिर टोटल इन्वेंट्री हमारे पास कितनी है उस टाइम पीरियड में वो लिखा जाएगा, और फिर उसके बेसिस पे हम एवरेज इन्वेंट्री से कॉस्ट निकालने वाले हैं। तो सबसे पहले we know that Q इज़ इक्वल टू आर टी। इस फिगर को ध्यान में रखना, ये Q इज़ इक्वल टू आर टी था, ये मैंने Q इज़ इक्वल टू आर टी यहाँ पर लिख दिया है। अब इसके बाद में मुझे चाहिए टोटल इन्वेंट्री कितनी रहने वाली है टी टाइम पे। तो टोटल इन्वेंट्री के लिए मैं कैसे करूँगा, ये पूरा ये कितनी इन्वेंट्री है ये मुझे पता करना है। तो ये मैं डेफिनेट इंटीग्रल को यूज़ करके कर सकता हूँ। मेरे पास टाइम की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वैरी हो रही है, 0 से t, और स्मॉल टाइम इंटरवल dt में मेरे पास इन्वेंट्री कितनी है, dt में मेरे पास इन्वेंट्री है आर टी डी टी, आर टी डी टी। ठीक है, कैसे, देखो इसको ऐसे समझो, ये था, ये आर रेट से डिक्रीज़ हो रहा है, इस पर्टिकुलर टाइम टी पे जब मैं बात करता हूँ तो यहाँ से यहाँ तक की इन्वेंट्री कितनी हो जाएगी, आर टी। ठीक है, क्योंकि ये टोटल कितनी थी, क्यू, क्यू इज़ इक्वल टू आर टी आप लिख रहे थे, और उसके बाद में ये पर्टिकुलर टाइम पर इन्वेंट्री इतनी है, और क्योंकि मैंने लेंथ लिया हुआ है डी टी, तो मैं यहाँ से यहाँ तक मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो मेरे पास ये इन्वेंट्री की वैल्यू आ गई। तो एक स्मॉल टाइम इंटरवल डी टी में मेरे पास जो इन्वेंट्री है वो है आर टी डी टी। तो पूरे टाइम इंटरवल 0 से टी में मेरे पास इन्वेंट्री कितनी होगी, इंटीग्रल 0 टू टी आर टी डी टी, मैं ऐसा लिख सकता हूँ। तो स्टॉक इन टोटल टाइम टी is integral 0 to t r t dt, और दिस इज हाफ आर टी स्क्वायर। इंटीग्रेट कर दिया टी के रेस्पेक्ट में, ये मिला। एक आर टी को मैं क्यू लिख सकता हूँ, तो हाफ क्यू टी बन गया ये। और ये हाफ क्यू टी क्या है, इस ट्रायंगल का एरिया। देखो राइट एंगल ट्रायंगल था, राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया कितना होता है, हाफ बेस हाइट, हाफ बेस इज टी, हाइट इज क्यू, और यहाँ पे यही लिखा हुआ है हाफ क्यू टी। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास। अब यहाँ से मुझे होल्डिंग कॉस्ट निकालना है, तो होल्डिंग कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री पर प्रोडक्शन रन।
कितना होगा, ये होगा हाफ क्यू टी इंटू सी वन, ये ठीक है। टोटल इन्वेंट्री आपके पास हाफ क्यू टी थी और एक आइटम को रखने के लिए एक टाइम पे या यूनिट टाइम पे कॉस्ट आती है C1। तो टोटल इतनी इन्वेंट्री मेरे पास है, तो टोटल कॉस्ट जो होगी मेरी होल्डिंग कॉस्ट या कैरिंग कॉस्ट वो हो गई हाफ क्यू टी C1, या फिर मैं इन टर्म्स ऑफ आर लिखना चाहूँ तो ये बन जाएगा हाफ आर टी स्क्वायर C1, क्योंकि हाफ क्यू टी ही हाफ आर टी स्क्वायर था, तो हाफ आर टी स्क्वायर C1 हो गया, ठीक है। और ये हुआ हमारे पास एक प्रोडक्शन के लिए, एक प्रोडक्शन रन के लिए, ठीक है। जैसे ये फिगर मैं दिखाता हूँ, फिर इसका एरिया था हाफ क्यू टी या हाफ आर टी स्क्वायर। तो ये एक प्रोडक्शन में मेरे पास इतनी इन्वेंट्री है और एक को रखने की कॉस्ट आती है C1, तो इस पूरे को रखने की कॉस्ट हो गई मल्टीप्लाइड बाय C1, ये आया। और एक प्रोडक्शन साइकिल के लिए मेरे पास सेटअप कॉस्ट कितना है या ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना है, केवल C3, क्योंकि मैंने केवल एक साइकिल की बात करी है, केवल इतने की। तो जब मैं एक साइकिल की बात कर रहा हूँ तो मैंने एक ही बार ऑर्डर प्लेस किया है, और एक ही बार ऑर्डर प्लेस किया है तो मेरी कॉस्ट कितनी हो गई, केवल C3। एंड ऑर्डरिंग कॉस्ट पर प्रोडक्शन रन और पर ऑर्डर इज इक्वल टू C3। तो अब मुझे यहाँ पर हर एक प्रोडक्शन रन में टोटल कॉस्ट कितनी आ रही है पता चल जाएगा। इन अ प्रोडक्शन रन इज इक्वल टू हाफ आर टी स्क्वायर C1 प्लस C3। एक प्रोडक्शन रन के लिए ये आ गया। अब यहाँ से मैं एक काम करता हूँ, मैं एवरेज निकाल लेता हूँ कि एवरेज कॉस्ट मेरी कितनी आ रही है। एवरेज टोटल कॉस्ट इन अ प्रोडक्शन रन। तो एवरेज कैसे निकालेंगे, एवरेज निकालने के लिए देखो, आपका जो प्रोडक्शन साइकिल था उसका लेंथ कितना था, टी टाइम तक ये चला था एक प्रोडक्शन साइकिल। तो जब मैं एवरेज निकालता हूँ तो उस केस में मैं पूरे टाइम टी से डिवाइड कर देता हूँ। जैसे आपको एवरेज स्पीड पता करना है, तो एवरेज स्पीड कैसे पता करते हो आप, मान लीजिए कि 5 मिनट अभी मैंने स्टार्ट किया, 5 मिनट बाद मेरी स्पीड 20 किलोमीटर्स थी, फिर 10 मिनट के बाद मेरी स्पीड 5 किलोमीटर्स हो गई, देन 15 मिनट्स के बाद मेरी स्पीड 15 किलोमीटर हो गई। तो उस केस में आप कैसे पता करोगे, एवरेज निकालने का तरीका क्या है, आपने सबको सम कर दिया डिवाइडेड बाय 3 नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो क्योंकि यहाँ पर कंटिन्यूस डेटा है, पूरा टाइम टी था, तो मैं पूरे टाइम टी से डिवाइड करके एवरेज पता कर लूँगा। तो जब मैं इस पूरे को टी से डिवाइड करता हूँ तो उस केस में मुझे मिल गया हाफ आर टी C1 प्लस C3 अपॉन टी। ये मेरा एवरेज टोटल कॉस्ट हो गया। अब इस एवरेज टोटल कॉस्ट जो कि किसका फंक्शन है, टी का, आप इसको क्यू की फॉर्म में भी लिख सकते हो, लेकिन सर सर ऑर्डरिंग कॉस्ट C3 कैसे हुआ वो बताइए जरा। ऑर्डरिंग कॉस्ट C3 यहाँ दिया हुआ है, सेटअप कॉस्ट और ऑर्डरिंग कॉस्ट C3 पर सेटअप और पर ऑर्डर। तो मैं तो केवल एक ही प्रोडक्शन रन की बात कर रहा हूँ। एक प्रोडक्शन रन में मैंने कितनी बार ऑर्डर प्लेस किया, केवल एक बार इनिशियली, और उसको प्लेस करने में कितनी कॉस्ट आई मेरी, C3। तो इसके लिए केवल C3, मैंने यहाँ से यहाँ तक पूरे की तो बात ही नहीं करी, मैंने केवल एक प्रोडक्शन रन की बात करी। यहाँ लिखा हुआ है इन अ प्रोडक्शन रन, दिस इज रन। एक प्रोडक्शन जब आप करते हो, एक प्रोडक्शन साइकिल, जैसे मैंने कहा कि मुझे 12,000 यूनिट बेचनी है साल भर में, और मैं एक एक महीने में 1,000 बेच रहा हूँ, तो उस केस में मैंने सबसे पहले तो केवल 1,000 का ऑर्डर प्लेस किया। कितनी बार किया, एक महीने में केवल एक ही बार किया, ठीक है। और मान लो कि एक ऑर्डर प्लेस करने पे मुझे 10 रुपये का खर्चा आता है, तो जब मैंने केवल पहले महीने की ही बात करी है तो मेरा ऑर्डरिंग कॉस्ट है कितना, 10 रुपये, C3। तो वो C3 यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है, समझ में आ गया। हाँ जी सर, ओके। यहाँ जो टोटल कॉस्ट है वो टी का फंक्शन है, तो मैं यहाँ पर C फंक्शन ऑफ टी लिख दे रहा हूँ। C इज़ द टोटल कॉस्ट एंड इट इज़ फंक्शन ऑफ टी। अब क्योंकि सिंगल वेरिएबल फंक्शन है, आप यहाँ पर मैक्सिमा मिनिमा का कंसेप्ट यूज़ कर सकते हैं। तो मैक्सिमा मिनिमा के लिए फर्स्ट डेरिवेटिव 0 के इक्वेट करना होता है। नाउ
dc upon dt, this is equal to half r c1 minus c3 upon t square, and d2c upon dt square, this is equal to positive 2c3 upon t cube. Now for maxima or minima, or for optimum value of c, we equate first derivative to 0. dc upon dt is equal to 0. This implies half r c1 minus c3 upon t square is equal to 0. So from here we can find value of t. तो t कितना हो गया, t इधर गया 2c3 upon c1r, 2c3 upon c1r, और ये t स्क्वायर के बराबर था तो ये आ गया, ठीक है। और यहाँ सेकेंड डेरिवेटिव d2c अपॉन dt स्क्वायर, इस t स्टार पे ये कैसा आएगा, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, वैसे पॉजिटिव होगा क्योंकि t की वैल्यू टाइम है, टाइम तो पॉजिटिव है, जब मैं इसके अंदर पुट करूंगा उसका क्यूब करूंगा तो वो भी पॉजिटिव हो गया। सेटअप कॉस्ट कैन नॉट बी नेगेटिव, तो 2c3 पहले से पॉजिटिव है, t पॉजिटिव है, उसका क्यूब भी पॉजिटिव हो गया, सो दिस इज़ ग्रेटर देन 0। और मिनिमा की कंडीशन क्या होती है, फर्स्ट डेरिवेटिव इक्वल टू 0, सेकेंड डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो ये कंडीशन मिल गई मुझे। दिस इम्प्लाइज मिनिमम कॉस्ट will be obtained at t star और t is equal to 2c3 upon c1r। अब यहाँ से मैं कॉस्ट भी पता करता हूँ कॉस्ट कितनी है, और कॉस्ट पे जाने से पहले आप सीधे सीधे Q भी पता कर सकते हो। तो Q मुझे पता था RT के इक्वल है, तो Q स्टार RT स्टार के इक्वल होगा। सो वी हैव R T स्टार इज़ 2c3 अपॉन c1r, मल्टीप्लाई कर दो, ये बन जाएगा 2c3r अपॉन c1। तो ऑप्टिमम लॉट साइज़ या इकोनॉमिक लॉट साइज़ भी आ गया आपके पास। अब आपको मिनिमम कॉस्ट कितनी है ये पता करना है, तो C मिनिमम दिस इज़ इक्वल टू, C के लिए एक्सप्रेशन देखो कितना था, हाफ आर टी C1 प्लस C3 अपॉन टी। आप चाहो तो t की वैल्यू पुट कर दो, या फिर आप इसको इन टर्म्स ऑफ q भी लिख सकते हो, क्योंकि RT किसके बराबर है, q के बराबर, और t की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ r एंड q लिखा जा सकता है। तो मैं यहाँ सीधे t की वैल्यू ही पुट कर रहा हूँ, ये हो गया हाफ आर C1, और इसको करना था हमको t से मल्टीप्लाई, तो t की वैल्यू मेरे पास है 2c3 अपॉन c1r प्लस नेक्स्ट वाला कितना है C3 अपॉन टी, तो C3 और अपॉन टी है मतलब इसका रेसिप्रोकल, तो C1r अपॉन 2c3। वैल्यूज़ सिंप्लीफाई करते हैं, C1r जब अंदर गया और ये 2 अंदर गया तो ये हो गया C1 C3r अपॉन 2, ये 4 और 2 कैंसिल, यहाँ से भी C1 C3r अपॉन 2, और जब ट्वाइस हुआ तो वो अंदर 4 हो जाएगा और ये बन जाएगा C1 C3r, 2C1 C3r, सॉरी 2C1 C3r। तो पहले जब हमने अलजेब्राइक मेथड यूज़ किया था उसमें भी मुझे यही रिज़ल्ट मिल रहा था, और यहाँ पर भी मुझे यही रिज़ल्ट मिल रहा है। ठीक है, क्लियर है, ये समझ में आ गया आप लोगों को? यस सर। ठीक, तो हमारे पास जो ये कॉस्ट थी, यदि मैं इसे इन टर्म्स ऑफ आर लिखना चाहूँ और क्यू लिखना चाहूँ तो कितना होगा, हाफ आर टी किसके बराबर है, क्यू के बराबर, तो हाफ क्यू C1 प्लस C3 अपॉन टी, आर टी इज़ इक्वल टू क्यू था तो टी की वैल्यू हो गई क्यू अपॉन आर, तो क्यू आर। आप चाहो तो नीचे जो क्यू स्टार की वैल्यू आई है ये वाली, ये वैल्यू उसमें पुट करोगे तो भी आपको वही रिज़ल्ट मिलेगा। तो आप देख लेना, आपको जैसे आसान लगे उससे कर लेना। तो ये तो हो गया फर्स्ट मॉडल का डेरिवेशन कि इस तरीके से हमको करना है। अब मैं इस पे एक प्रॉब्लम ले लेता हूँ और उसको सॉल्व करके दिखाता हूँ कैसे होगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए जो हमने लास्ट क्लास में देखा था, एक टेबल बनी हुई थी और वहाँ से हमने वैल्यूज़ निकाली थी, वही प्रॉब्लम मैं दोबारा ले रहा हूँ।
और उसको हम इस फॉर्मूला से सॉल्व करके देखते हैं कि क्या वही रिज़ल्ट देता है या फिर नहीं। प्रॉब्लम में मेरे पास क्या क्या दिया हुआ था, देख लो एक बार उस क्वेश्चन को। उसमें दिया हुआ था टोटल डिमांड 8000 यूनिट की है। तो टोटल डिमांड मैं एक साथ ही मान लेता हूँ 8000 यूनिट, क्योंकि अभी फ़िलहाल मुझे टाइम नहीं पता है। ठीक है, तो एनुअल डिमांड कितनी है वो मैंने यहाँ पर लिख दी, 8000 यूनिट्स हो गई। फिर दूसरा, मुझे इसका कॉस्ट दिया हुआ है 1 रुपया, सी इज़ इक्वल टू ₹1 पर यूनिट आइटम। 1 रुपया लगना है एक आइटम के लिए। फिर उसके बाद इसने कैरिंग कॉस्ट दिया परसेंट में, कितना परसेंट दिया था, 20% पर ईयर का आता इसने, तो यहाँ पर इसलिए एनुअल डिमांड दी हुई है। और सेटअप कॉस्ट इसने कहा था 12.5 रुपये लगने हैं एक ऑर्डर के लिए, तो C3 इज़ 12.50 रुपीज़ 12.5। अब मुझे C1 चाहिए, तो C1 कैसे निकालते हैं हम, C1 इज़ इक्वल टू C इंटू आई। C इज़ 1 रुपीज़ और 20%, तो C1 कितना हो गया, 0.2 पर यूनिट आइटम पर यूनिट टाइम, दिस इज़ रुपीज़ 0.2 पर यूनिट टाइम। ये हो गई मेरी कैरिंग कॉस्ट। अब मुझे इकोनॉमिक लॉट साइज निकालना है। क्यू स्टार, क्या था फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला था 2C3R अपॉन C1, 2C3R अपॉन C1। मैं वैल्यूज़ पुट कर देता हूँ। 2C3 की वैल्यू मेरे पास है, ये है 12 रुपये 50 पैसे। R की वैल्यू मेरे पास है, ये 8000 था एनुअल डिमांड, डिवाइडेड बाय C1 मेरे पास है, कितना है, 0.2। ठीक है, जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो ये टोटल वैल्यू मिल करके मल्टीप्लाई करके देख लेना कितना आता है, 16000 हो गया और 12.5 हो गया। तो एक काम करते हैं, पॉइंट से पॉइंट हटा के कैंसिल ही करते हैं, 12.5 8000 2, इसको मैं 20 लिख देता हूँ, 0.20, तो ये दोनों पॉइंट्स ख़त्म हो गए, ये 10 हो गया, ये से एक ज़ीरो कैंसिल हो गया, 0 0 40, 4 कैरी, 16 और 4 20, 2 8 और 2 10, ये आ गया। ठीक है, सही ज़ीरो लगाया, नहीं एक ज़ीरो और आएगा, तो एक ज़ीरो और लगाया, तो यहाँ से मेरे पास आ गया इसको सॉल्व करने पे 100,000 मीन्स 1000। इकोनॉमिक लॉट साइज़ जो है वो 1000 हो गया। तो आपको टोटल 8000 यूनिट सेल करनी थी साल भर में, तो आपको जो इकोनॉमिक लॉट साइज़ है वो 1000 है। मतलब आपको हर बार 1000 यूनिट का ऑर्डर प्लेस करना चाहिए, इससे आपकी कॉस्ट कम से कम रहेगी। और कॉस्ट कम से कम कितनी रहेगी, सी मिनिमम इज़ इक्वल टू 2C1C3R। तो ये सारी वैल्यूज़ भी है हमारे पास। 2C1 इज़ 0.20, C3 is 12.50 and R is 8000। तो इन सबको मल्टीप्लाई करोगे आप, यहाँ से आपको मिनिमम कॉस्ट मिल जाएगा। मिनिमम कॉस्ट मैं यहाँ डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, ₹200 आ रहा है। ये टेबल आप देखना जो मैंने कल आपको दिखाया था, भेजा था, उसमें ये कॉस्ट मिनिमम कॉस्ट आ रही होगी। अब आप यहाँ से टाइम और फ्रीक्वेंसी भी पता कर सकते हैं। तो क्योंकि 1000 का आपको ऑर्डर प्लेस करना है हर बार, तो जाहिर सी बात है फ्रीक्वेंसी हो गई इसकी 8, क्योंकि 8 बार ऑर्डर प्लेस करना पड़ेगा, 8000 यूनिट से हमको डील करना है। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी और नंबर ऑफ साइकिल्स n इज़ इक्वल टू 8 कैसे आया, 8 आया 1/t से। 1/t का मतलब q इज़ इक्वल टू RT होता था, तो 1/t हो गया R/Q से, R/Q स्टार, दैट मीन्स 8000 डिवाइडेड बाय 1000 और 8, दैट मीन्स वी हैव टू प्लेस 8 ऑर्डर्स इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई द कस्टमर्स। ये हुआ। और टाइम निकालना है, तो टाइम कैसे निकलेगा, इसका रेसिप्रोकल मतलब 1/8, 1/8 आ गया। 1/8 यदि आप साल भर की बात कर रहे हो तो आपको
1/8 साल में ऑर्डर प्लेस करना पड़ेगा। तो 1/8 साल को आप महीने में कन्वर्ट कर लेना, 12/8 हो जाएगा। 12/8 का कितना हो गया, 3/2। हर 1.5 महीने पे आपको ऑर्डर प्लेस करना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? सर टोटल डिमांड और डिमांड रेट सेम के लिए हमने डिमांड इसलिए ली क्योंकि प्रॉब्लम में जो लिखा हुआ था वो था कि आपका एनुअल डिमांड है 8,000। और आप इसको इस तरीके से भी समझ सकते हो कि हमारे पास जो डिमांड आने वाला है साइकिल्स में वो कांस्टेंट है, तो वो इक्वली डिवाइड हो जाएगा। जैसे मुझे साल भर में 8,000 आइटम बेचने थे, तो उस केस में मुझे मंथ वाइज या जैसे भी होगा उस केस में मैं उसको उस तरीके से कंसिडर कर सकता हूँ। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि मुझे टाइम ही नहीं पता था, ना तो मुझे टाइम पता था ना मुझे क्वांटिटी पता थी। तो मैं उसको कैसे बारफिकेट करूँगा, मतलब मैं कैसे पता करूँगा कि मेरा पहले महीने, दूसरे महीने, तीसरे महीने में कितना डिमांड रहने वाला। और महीने की तो यहाँ बात ही नहीं हो रही क्योंकि हमें टाइम ही नहीं पता है। तो इसलिए जो टोटल डिमांड थी उसको ही हमने एज अ डिमांड कंसिडर कर लिया है। ओके सर क्लियर है। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट मॉडल का फर्स्ट पार्ट हो गया है। अब नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि हमारे पास यदि डिमांड जो है वो चेंज हो रही है। चेंज हो रही है इसका मतलब मैंने इकोनॉमिक लॉट साइज़ या क्वांटिटी तो फिक्स कर रखी है। पहले प्रोडक्शन साइकिल में डिमांड कम थी तो ज़्यादा दिन चला ये। फिर दूसरे प्रोडक्शन साइकिल में डिमांड बढ़ गई तो कम टाइम पे चलेगा। तीसरे प्रोडक्शन साइकिल में फिर से डिमांड कम हुई तो थोड़ा ज़्यादा टाइम चलेगा। तो उस केस में हम इकोनॉमिक लॉट साइज़ के लिए फॉर्मूला कैसे डराइव करेंगे, तो ये फिर आपको नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। ठीक है।